हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे विज्ञान के पाठ नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है जंतु और पादप में परिवहन। हम आज जानने और सीखने वाले हैं कि इस पाठ के अंदर अभ्यास में हमसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो जो कुछ भी सीखें पूरा सीखें, जिसकी भी वीडियो देखें, अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है तो बेटा उसको लास्ट तक जरूर कंटिन्यू करें, सो दैट आपको जितना भी ज्ञान हो वो बढ़िया हो, अच्छा हो, और आप हमेशा ही अच्छे मार्क्स लेकर आओ। क्यों चाहते हो आप अच्छे नंबर लेना या नहीं चाहते हो? सच बताओ, चाहते हो ना? तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको चैनल पे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बाकी मर्जी आपकी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को समझने से। पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं पिक करूंगा बेटा उसकी बेसिक डिटेल्स भी आपको समझाऊंगा। साथ ही बेटा मैं आपको ये भी पैरेलली बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनको करने के बाद आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्यों लाना चाहेंगे नंबर? तो कमेंट सेक्शन में लिखो जय माता दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। कह रहा है कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए संरचनाओं या प्रक्रमों से मिलान कीजिए। यानी कि कॉलम ए में हमारे पास ये ए है और ये वाला कॉलम बी है। कॉलम ए में हमारे पास बेटा कुछ संरचनाएं हैं, यानी कि जिनके अपने अपने कार्य होते हैं, और कॉलम बी में उनके कार्य दिए गए हैं। तो इनको बेटा एक्सप्लेन करना है कि कौन सा सही है, कौन सा किससे मैच होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ रंध्र का क्या काम होता है, हमने पढ़ा था ना रंध्र कहां पाए जाते हैं। पहले सवाल तो ये है रंध्र कहां पाए जाते हैं। तो जो पौधे होते हैं बेटा उनके पत्तों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य गैस का आदान प्रदान है। साथ ही बेटा पौधों के अंदर अधिक मात्रा में जो जल हो जाता है उसको निष्कासित करने के लिए भी रंध्र की आवश्यकता होती है। रंध्र अगर पौधों में ना हो या फिर ढक जाए या फिर कह सकते हो ब्लॉक हो जाए तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कभी भी किसी सड़क के किनारे चलते हैं तो सड़कों के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और धूल मिट्टी की वजह से उन पेड़ पौधों के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, सारे के सारे पत्ते ढक जाते हैं, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि उनकी वृद्धि और विकास की दर कम हो जाती है, क्योंकि वो भोजन कम बना पाते हैं, पोषण कम ले पाते हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी भी पौधे को आप सींच रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, तो पानी बेटा पौधों के पत्तों से होकर उनके जड़ों तक जाना चाहिए, जिससे पौधे भी धुल जाए। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे कि सर्दियों में नाक बंद हो जाती है अगर आपकी, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही बेटा अगर पौधों की नाक बंद हो जाए यानी रंध्र बंद हो जाए, श्वसन के लिए जरूरी है, तो पौधों के श्वसन के लिए जरूरी होते हैं, तो इसीलिए अगर रंध्र बंद हो जाए तो फिर वो कार्य नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, अभी मैंने बहुत कुछ बताया, उनमें से आपको उत्तर मिल जाएगा यहां पर अगर आप देखो तो। क्या जल का अवशोषण कार्य है? क्या वाष्प का उत्सर्जन कार्य है? मैंने अभी आपको दो कार्य बताए रंध्र के, एक गैस का आदान प्रदान, दूसरा अत्यधिक पानी की मात्रा का ह्रास जो पौधों के शरीर से होता है। भोजन का परिवहन नाजीना, जल का परिवहन नाजीना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, बताइए क्या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं ये? बताओ। तो जी हां, रंध्र का काम जल का अवशोषण तो नहीं हो सकता, तो मिटा दो इसे। रंध्र का काम वाष्प का उत्सर्जन हो सकता है, क्योंकि वाष्प मतलब होता है पानी के कण, और पानी का जो कण होता है बेटा वो उत्सर्जित करने के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रंध्र का काम बेटा कार्बोहाइड्रेट का बनाना भी है, क्योंकि अगर रंध्र ना हो बेटा तो गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर कैसे जाएगी, और अगर रंध्र ब्लॉक हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा नहीं पाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी, है ना। हालांकि पूरे तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि रंध्र ही कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, पर मदद तो करता है। तो अगर आप इसे मैच कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं मैच कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम बेटा क्या काम करता है? आपको पता होगा कि पौधों के अंदर दो तरीके के जो हैं क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं?
उत्तक, बिल्कुल सही, उत्तक। तो पौधों के अंदर बेटा दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम, जो नीचे से जड़ों की सहायता से पोषक पदार्थ और जल को अवशोषित करके पूरे के पूरे पौधे तक भेजता है। इसमें दिशा एक ही दिशा में होती है, यानी जल सिर्फ नीचे से अवशोषित होता है, पूरे पौधे में फैल जाता है। वहीं पर अगर मैं फ्लोएम की बात करूं बेटा, तो फ्लोएम क्या करता है, बने हुए भोजन को, जो पौधों के पत्ते बनाते हैं, अगर हमने पढ़ा था तो याद होगा आपको कि किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, यानी पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्तों को। तो पत्ते भोजन बनाते हैं और पूरे पौधे में कौन भेजता है बेटा, फ्लोएम भेजता है, एक दूसरे प्रकार का उत्तक। तो जाइलम क्या करता है बेटा, जल का अवशोषण करता है क्या, नहीं, जल का अवशोषण तो नहीं करता, जल का परिवहन करता है भाई, जल को भेजता है इधर उधर। अच्छा, मूल रोम का क्या कार्य है, जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना मूल रोम का कार्य है। अच्छा, फ्लोएम का क्या काम है भाई, भोजन का परिवहन करना, बना हुआ भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। किसी भी सामग्री का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही तो परिवहन कहलाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है, तो इजी सी बात है, ठीक है, राइम्स के फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये जो है ना उत्तर आपके पास सामने सामने है, रंध्र में सिर्फ वाष्पोत्सर्जन डाला गया है, जबकि कार्बोहाइड्रेट वाला भी आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ओके, अब आर्ग्यूमेंट में वही बातें बता सकते हो टीचर अगर आपसे कहता है तो, जो मैंने आपके साथ शेयर की बेटा। यहां पर आपके पास प्रश्न है अगला, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश के द्वारा होता है। हमने पढ़ा था कि हमारे मानव शरीर के अंदर रक्त के परिवहन के लिए दो प्रकार के तंत्र होते हैं, जिन्हें हम धमनियां और सिराएं कहते हैं। हमारे परिवहन तंत्र में धमनियां और सिराएं अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को, जो लाल रंग का होता है, पूरे शरीर में भेजना। धमनियों की जो दीवारें होती है बेटा वो मोटी होती है और धमनियों का दबाव ज्यादा होता है, ठीक है, 120 mm होता है, ये याद रखना बस फिलहाल। उसके बाद सिराएं जो होती हैं बेटा, वो सिराएं दूसरे प्रकार की परिवहन तंत्र तैयार करती है, जिसमें शरीर के सभी भागों से रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाया जाता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, और उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, हमारे फेफड़े करते हैं। धमनियों की जो कह सकते हो दीवारें होती है वो पतली होती है और दबाव इस पर कम होता है, 80 होता है, ये याद रखना। इसीलिए हम जब बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बेटा, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, यानी धमनियों का जो कह सकते हो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो 120 होता है, सिराओं का जो है वो 80 होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब वही बोल रहा है कि हृदय से रक्त कौन लेकर जाता है पूरे शरीर में, कौन लेकर जाता है, बताओ कौन लेकर जाता है, सिंपल सी चीज है, कौन लेकर जाता है, तो भैया हृदय से लेकर जाता है, धमनियां जाती हैं, ठीक है। तो धमनियां इसके उत्तर में आप लिख दोगे कि धमनियां हैं जो हृदय से लेकर रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाती है बेटा। दूसरा है बेटा, यहां पर प्रश्न हमसे पूछा गया, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए एक धातु की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा आयरन। ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन को हमारे शरीर में बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन हमें कई भोज्य पदार्थों से मिलता है, जैसे कि पालक, गाजर, इन सब से मिलता है बेटा। गन्ने के रस में भी आयरन होता है। अब समझो इस चीज को कि आयरन क्यों चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है जी, लाल रंग होता है। यही वजह होती है कि हमारे खून का भी रंग कैसा है, हमारे ब्लड का भी रंग कैसा है, लाल है। यानी अगर वही आपसे पूछता है कि जी हमारे शरीर का रंग, शरीर के रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, बताओ क्यों, तो आप क्या बताओगे, बता दो क्या बताओगे। अगर मैं कहता हूं कि हमारे शरीर के रक्त का रंग लाल है तो क्यों है, बता दो यार, इतनी तो मेहरबानी कर ही सकते हो। तो हमारे शरीर के खून का रंग लाल है क्योंकि हमारे शरीर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि लाल रंग का होता है। और ये किससे बनता है, किससे बनता है, आयरन की मदद से बनता है। तो वही कह रहा है यहां पर, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। इसके बाद है बेटा धमनियां और शिराएं, यहां पर मिसप्रिंट है, यहां पर मिसप्रिंट है, आपकी बुक में देख लेना। धमनियां और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी होती है।
बताओ धमनियां और शिराएं किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? बताओ। इसे कैपिलरी कहा जाता है बेटा। छोटी छोटी सी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के जाल से जुड़ी हुई होती है, कोशिकाएं के द्वारा लिख सकते हो आप। उसके बाद हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डैश कहलाता है। विस्तार मतलब होता है फैलना, संकुचन होता है मतलब सिकुड़ना। हमारा हृदय जो है बेटा वो धक 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 करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा हृदय फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। इससे होता क्या है कि जो हमारा रक्त है बेटा वो उसके ऊपर दबाव लगता है, फैलना सिकुड़ना, तो दबाव लगता है शरीर में, इस तरीके से पूरे शरीर के अंदर वो रक्त प्रवाहित होता है। ध्यान से सुनना। अब कह रहा है कि हमारे हृदय में लयबद्ध विस्तार और संकुचन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा हृदय स्पंदन। क्या कहते हैं बेटा? हृदय स्पंदन। याद रखना, क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन। आगे कह रहा है पसीने में जल, अरे सॉरी यहां पर मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद हैं। मानव शरीर क्या क्या उत्पाद उत्सर्जित करता है? तो बेटा हमारे शरीर में प्रमुख उत्पाद क्या निकलता है? एक तो मल निकलता है ना, और दूसरा निकलता है बेटा यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। यहां पर आप उत्तर में लिखोगे यूरिया। पसीने में जल और डैश होता है बेटा। पसीने में बेटा जल और लवण होता है, यानी नमक की मात्रा होती है। उसके बाद वृक्क अवशिष्ट पदार्थों को द्रव्य रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बताओ। वृक्क क्या निकालता है? मूत्र निकालता है। कहां गया? मूत्र निकालता है बेटा। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये? बताओ। बताओ किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अब ये जो फिलअप है ना बेटा, इन फिलअप में से एक फिलअप जरूर आएगा एक नंबर में। अब मैंने जो बातें बताई आपको, अगर वो याद रखोगे ना तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। मतलब कि आप आसानी से नंबर ले सकते हो मेरे इन सवालों के जो जवाब है उनको याद करके। अब वो मैंने नहीं दिए भाई, वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इनको आप पढ़ो, समझो, बार बार दोहराओ, रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। भैया होता क्या है, नाम क्या है, क्या कहते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सवालों के जवाब ढूंढते रहो बस। सही विकल्प का चयन करें आप। चलो करते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है। बिल्कुल। किसके द्वारा होता है पादपों में जल का परिवहन? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, मूल रोमों के द्वारा होता है? बताइए। मूल रोम बेटा अवशोषित करते हैं जल को, रंध्र वाष्पोत्सर्जन करते हैं या फिर गैस का विनिमय करते हैं। फ्लोएम क्या करता है बेटा? पके हुए या बने हुए फूड, यानी बने हुए भोजन को, यानी जो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है, उसको पूरे शरीर में भेजता है। जाइलम ही है जो कहीं ना कहीं जल का परिवहन करता है, तो उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए कैसे कर सकते हो? मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रखकर, उन्हें मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में रखकर। हमने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कई वजह पर निर्भर करती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे कि पौधों का तापमान बना रहे, ठीक ठाक रहे, पौधे मरे नहीं, सूखे नहीं। लेकिन उसके लिए हमें बार बार पौधों को पानी देना पड़ता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा गर्मियों में आपको सुबह भी पानी देना पड़ता है पौधों में और शाम को भी। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज होती है गर्मियों के दिनों में। जैसे हमें पसीना आता है बिल्कुल उसी तरीके से सर्दियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए सर्दियों में अगर आप 2 दिन में भी पौधे को पानी देते हो तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीरे होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कैसे बढ़ा सकते हो आप? क्या पत्तों को ढककर, क्या पत्तों को पॉलीथीन से कवर करके, या फिर छाया में रखकर, या पंखे के नीचे रखकर? तो बेटा कैसे बढ़ा सकते हो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को? कैसे बढ़ा सकते हो? आपने नोटिस किया होगा सर्दियों के दिनों में अगर कपड़े नहीं सूखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको गर्म हवाओं में सुखाते हैं, या फिर बेटा घर बंद करके पंखा चलाकर घर से बाहर निकल जाते हैं, पंखे में सुखा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो ऐसे ही बेटा पंखे में रखकर हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझाइए। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, क्योंकि चैप्टर का टाइटल क्या है? जीवों और पादपों में परिवहन।
तो भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि परिवहन से संबंधित आपसे प्रश्न ना पूछा जाए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थ का परिवहन क्यों आवश्यक है, यानी कि परिवहन क्यों होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि हमारा मानव शरीर या किसी भी जंतु की हम बात कर लें और पादप की बात करें, बहुत बड़ा होता है और कोशिकाएं उसके हिसाब से बहुत छोटी होती हैं। हर एक कोशिकाओं तक ऊर्जा कैसे पहुंचेगी, सोचकर देखो, हर एक कोशिका तक ऊर्जा कैसे पहुंचेगी, बेचारा रक्त कैसे लेकर जा पाएगा। तो उसका एक परिवहन तंत्र होना चाहिए। एक नाली जैसी संरचना होती है जिसे आप धमनी और शिराएं कहते हैं। उसके बाद द्रव्य होता है जिसे आप रक्त कहते हैं। हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को अवशोषित करके पूरे शरीर में लेकर जाता है, और ये पूरा का पूरा अपने आप में परिवहन तंत्र कहलाता है। अब उसका उत्तर मैं यहां पे पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। पदार्थों का परिवहन पादप और जंतु दोनों में ही आवश्यक है। बात तो सही है, क्योंकि इनकी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। वही बात तो है। उसके बाद जब वो ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये सभी कोशिकाएं ऊर्जा बना पाती हैं, उत्पन्न कर पाती हैं। हमें अपने शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की भी जरूरत होती है, उसके लिए भी हमारे पास परिवहन तंत्र है। इन सभी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विशेष परिवहन तंत्र मौजूद है। इसी तरह पादपों में भी जल और भोजन के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र मौजूद हैं। अगर ये परिवहन तंत्र नहीं होंगे तो हमारे शरीर से बेटा जो व्यर्थ पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, वो नहीं निकल पाएगा और अच्छे पदार्थ हमारे शरीर में जो घूम रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? रक्त में अगर पट्टिकाणु नहीं होंगे बेटा तो हमारे रक्त में थक्का नहीं जमेगा। किसी इंसान को अगर चोट लगेगी तो उसका सारा खून बहता चला जाएगा और इस तरीके से खून का ह्रास होने से मौत भी हो सकती है। तो वही कह रहा है क्या, पट्टिकाणु की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का बनना संभव नहीं है। और ये ध्यान रखना, पट्टिकाणु में कौन से विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के की। याद रखना, के की, के फॉर कमल, ठीक है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। थक्का पट्टिकाणु की उपस्थिति में बनता है। थक्का अत्यधिक रक्त को बहने से रोकता है। आपने देखा होगा कहीं पर कट लग जाए, खून बाहर आता है तो कुछ सफेद सफेद जैसा पदार्थ भी बाहर आता है और वो खून को बहने से रोकता है। नेक्स्ट है आपके पास रंध्र क्या है? रंध्र बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रंध्र क्या है? इसको आप अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, रंध्र क्या है? रंध्र के दो कार्य बताइए। यानी आपसे बोल रहा है रंध्र किसे कहते हैं? भाई क्या होता है रंध्र? हमने बार बार पढ़ा है कि पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनसे वो गैसों का आदान प्रदान कर पाते हैं और साथ ही बेटा अत्यधिक मात्रा में पानी जो पौधों के अंदर होता है उसको उत्सर्जित कर पाते हैं, यानी निकाल पाते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसके दो फायदे होते हैं वाष्पोत्सर्जन के। एक तो पानी अत्यधिक निकल गया, दूसरा क्या होता है कि पानी के निकलने की वजह से एक चूसक बल लगता है जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में और पानी वो चूस पाते हैं और पानी के साथ साथ उनके जो बेटा खनिज लवण है वो भी अवशोषित होकर पौधों के सभी भागों तक पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। कह रहे पत्तियों की सतह पर वायु और जल के वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। वायु एवं कह सकते वायु एवं जल के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से हो पाता है। इसीलिए याद रखें कि रंध्र बहुत ज्यादा जरूरी है। पर रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? यह प्रश्न भी बेटा अच्छा प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन का क्या कार्य है? क्या आपको क्या लगता है सिर्फ वाष्पोत्सर्जन जो है वो पानी को बाहर फेंकना है? नहीं जी, अभी मैंने इसका उत्तर दिया आपको। वाष्पोत्सर्जन के वजह से बेटा पौधों में एक प्रकार का चूसक बल लगता है। जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हो ना, तो आप एक बार बल लगाते हो तो उसकी वजह से और जो जूस है वो ऊपर आता है, फिर और बल लगा, फिर और जूस आता है, फिर और जूस आता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब पौधों में भी ऐसे ही जब पानी बाहर निकलता है तो पानी के बाहर निकलने की वजह से एक चूसक बल लगता है। कौन लगाता है ये बल? जाइलम लगाता है।
किस पर लगाता है बेटा? ये मूल रोम पर लगाता है और ज्यादा पानी अवशोषित होता है। हालांकि जाइलम पूरा फोर्स नहीं लगाता है, लगाता तो स्टोमेटा है, रंध्र है, लेकिन मदद करता है जाइलम। अब और पानी आएगा तो और भी मिनरल्स आते हैं, फिर इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उनको खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है वो मिल पाता है। देखो क्या लिखा है, पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक निर्मुक्त करते हैं जल। बिल्कुल, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अब कहोगे सर हमें तो बताया गया था 22 मार्च को जल दिवस बनाया जाता है, जल को बचाओ जल को बचाओ। आप हर बार हमें पढ़ा रहे हो कि पौधे तो इतने सारे जल को बर्बाद कर रहे हैं, पौधों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उनसे वो बहुत सारा पानी बाहर निकालते रहते हैं जी, ये तो एक प्रकार से पानी का नुकसान हुआ। बात तो बिल्कुल सही है, पर बेटा ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये जो जल वाष्पीकृत करते हैं उससे बेटा बादल बनते हैं, और बादल बनने से बारिश होती है, और बारिश से बेटा वो पानी जो समुद्र से वाष्पीकृत हुआ था, नमकीन पानी से अच्छा पानी, वो कहीं बादल बनकर दूसरी जगह जाता है और वहां पर बारिश होकर वहां पर पानी की पूर्ति करता है। तो बताओ वाष्पोत्सर्जन पौधों में नुकसानदेह हुआ या फायदेमंद? फायदेमंद हुआ ना, तो हम कह नहीं सकते कि ये नुकसान करते हैं। तो वही कह रहा है, पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जल को निर्मुक्त करते हैं, पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा पदार्थ जो भी जल है बेटा वो पादप द्वारा उपयोगी नहीं होता, यानी उपयोग में नहीं लिया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पीकृत हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण बल लगता है, खिंचाव महसूस होता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई होती है और जल का अभिकर्षण बल से ही ऊपर तक पहुंचाव हो पाता है। इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो जैसे आपके घर में बेटा 4 फ्लोर हैं और 4 फ्लोर ऊपर आपने टंकी रखी हुई है। सोच कर देखो, टंकी में पानी आपको पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे? अरे उसके लिए मोटर तो लगाओगे ना, तो वो मोटर वाला काम जो है वो चूसक बल लगा पाता है। तो अगर यह बल ना लगता तो पानी ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, और फिर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते ही नहीं, सब नाटे नाटे गिट्टे गिट्टे होते, हमसे भी छोटे छोटे, क्योंकि छोटा पौधा होता तो पानी जल्दी पहुंच जाता। पर इतने बड़े बड़े पेड़ 100-100 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं बेटा। अब सोच कर देखो 100-100 मीटर ऊंचे पेड़ों को पानी कहां से मिलेगा? इसी बल से, चूसक बल से। रक्त के घटकों का नाम बताइए, और शरीर में रक्तों की आवश्यकता या रक्त के कोशिकाओं की आवश्यकता क्यों होती है वो भी बताइए। ये दोनों प्रश्न अति आवश्यक है, समझ लो। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा पेपर में। कह रहे रक्त के घटकों के नाम बताइए। हमारे रक्त के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे है लाल रक्त कोशिकाएं बेटा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु, ये सब। तो कहता है लाल रक्त कोशिकाएं, ये लाल रंग के होते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर शरीर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, बस। श्वेत रक्त कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करते हैं जिनसे हमें बीमारी होने का खतरा होता है, और हमारे शरीर में पहुंचने वाले रोगाणुओं से पहले ही लड़ लेते हैं ये। यानी हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम कौन है बेटा? हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं। फाइट करते हैं ये, घुसपैठियों से लड़ाई करते हैं और हमारे शरीर को बेटा बचा कर रखते हैं। फिर आता है पट्टिकाणु। रक्त का थक्का बन जाना इनकी वजह से ही संभव होता है। इनमें पाया जाता है विटामिन के, जो मदद करता है थक्का बनने में। इनकी उपस्थिति में, यानी जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं बेटा इंग्लिश में, इनकी उपस्थिति में हमारा शरीर अंदर से कमजोर हो जाएगा, हमारे शरीर की टूट फूट अंदर से मरम्मत नहीं हो पाएगी, और अंदरूनी चोट लगने की वजह से जो खून बहेगा बेटा वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का होना बहुत जरूरी है। डेंगू जब किसी को होता है बेटा तो प्लेटलेट्स ही तो गिर जाते हैं, जिन पे हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स गिरने से उनकी मौत तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? मैं कहता हूं कि यार मैं ना सिर्फ रक्त की बात करूं या किसी और पदार्थ की। अगर आप खाना खाते हो तो सोच कर देखो खाना कहाँ जा रहा है। मुंह में खाया, पेट में गया, पाचन हुआ और शरीर से वेस्ट को हमने बाहर निकाल दिया, ऐसा ही होता है। लेकिन बाकी शरीर के अंग, जैसे मेरा ये हाथ, मेरी उंगलियां, मेरी ये आंखें, ये सब काम कैसे कर रहे हैं? इनको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा वो यही कार्य करता है, रक्त भी यही कार्य करता है। अब रक्त के अंदर ये 3 घटक होते हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं। इन तीनों घटकों के कार्य आप रक्त में डाल दो, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता का आपको उत्तर मिल जाएगा।
तो कहता है कई कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को रक्त की आवश्यकता है। जैसे निम्नलिखित कारण है। पहला, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन करके हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा, हमारे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिससे कि फेफड़े उसे अलग कर पाएं और सांस जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ पाएं। साथ ही कहता है यह हमारे शरीर के ताप को भी समान बनाए रखता है, क्योंकि अगर खून का परिवहन नहीं होगा बेटा तो गर्मी हमारे शरीर में पैदा नहीं हो पाएगी और हमारे शरीर का तापमान ठंडा पड़ता चला जाएगा और हम फिर जी नहीं पाएंगे। उसके बाद कहता है कि यह हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से भी लड़ता है, हमें बचाता है, अंदरूनी चोट, अंदरूनी टूट फूट में भी मरम्मत करता है, पोषक पदार्थ, दवाइयों को भी हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। आपने नोटिस नहीं किया, अगर आपके सिर में दर्द हो तो क्या सिर में गोली डाल देते हैं हम? यहाँ पर नहीं ना, खाते तो मुंह से ही है ना बेटा। मुंह से गोली खाई, पानी पिया, थोड़ी देर बाद अच्छा लग रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हमने खाया वो हमारे पेट में गया, पेट में जाने के बाद वो अवशोषित हुआ, अवशोषित होकर बेटा वो रक्त के जरिए उन सभी अंगों तक पहुंचा जहां पर उसकी जरूरत थी। दैट्स इट। हृदय का कार्य बताइए। अगर आपके पास बेटा पेपर में टीचर बोलते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। हृदय के कार्य के बारे में आपको पता होगा, हृदय में हमारे पास जो है, हृदय एक मोटर की तरह है, एक पंप की तरह है। हृदय जो है वो रक्त का परिवहन करने में मदद करते हैं। हृदय की मदद से ही बेटा रक्त एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे सभी अंगों में, शरीर के अंगों में पहुंच पाता है। हृदय में 2 प्रकार की आप कह सकते हो नलिकाएं होती हैं, जिसे आप धमनी और सिराएं कहते हैं। और हृदय धमनियों पर ज्यादा दबाव लगाता है और सिराओं पर कम दबाव लगाता है। बाकी सारी बातें यहां लिखी हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन करने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह निरंतर धड़कता रहता है, धक 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 धक। समझ रहे हो? हमारे हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके कार्य करते हैं। ये एकमात्र ऐसा पंप है जिसको बेटा जीवन भर तक चलना है। जब ये रुका तो समझ लो सांसें रुकी, हम नहीं चल पाएंगे। तो हृदय बहुत जरूरी है। उसके बाद कहता है हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी कि हमारे पास जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी यानी कि जो हड्डियों का ढांचा है बेटा उसके अंदर है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है, यानी टिल्ट होता है। अगर आप देखें तो हमारा हृदय किधर है? बीच में थोड़ी होता है, हमारा हृदय बेटा थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। इसलिए बाईं तरफ का जो फेफड़ा होता है हमारा वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसकी कुछ जगह हृदय ले लेता है। और दाईं साइड का जो फेफड़ा होता है बेटा वो हमारा बड़ा होता है। हमारे हृदय आमाप यानी साइज में लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देता, इसीलिए हमारे हृदय को 4 चैम्बरों में बांटा गया है, 4 कक्षों में बांटा गया है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं हमारे शरीर में बेटा। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को मिलने से रोकता है या मिलने नहीं देता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं जब हम वॉशरूम नहीं जा पाते, बहुत जोर को वाली फीलिंग आती है, लेकिन हम वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। किसी भी रीजन से हो सकता है, शायद आप ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे हो जिसमें आप बस को रुकवा कर वॉशरूम नहीं जा सकते, तो आप फील कर सकते हो कि कितनी परेशानी होती है हमें। अब ये तो सिर्फ एक मोमेंट की बात है। सोचो कि हमारा उत्सर्जन तंत्र ही काम ना करे, यानी हम मूत्र विसर्जित करने में अक्षम हो जाएं। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? बहुत दिक्कतें आएंगी बेटा, फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसे ही जरूरत से ज्यादा पहले निकल जाए अगर, तो सोचो गड़बड़ हो जाएगी। छोटे बच्चे होते हैं तो सोचना नहीं पड़ता उनको, वो पैंट में भी सुसु कर लेते हैं। सोचो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग से उनका जो बेटा उत्सर्जन तंत्र है वो कंट्रोल्ड नहीं होता। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है यार मैंने पैंट में सुसु क्यों कर लिया। शायद आपने देखा होगा 4th 5th तक के बच्चे भी पैंट में सुसु कर लेते हैं। अब आप क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में हो तो शायद आप ये हरकतें ना करते हो, कभी कभार गलती से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता तो है। तो ये कह रहा है कि पदार्थ का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। हमारे शरीर के सभी कोशिकाएं अवशिष्ट पदार्थ बनाती है और इन अवशिष्ट पदार्थों से बेटा हमें अंदरूनी बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे शरीर से उन अवशिष्ट पदार्थों का निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र है।
अब उस उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आपको ये दिख रहा है आपको बेटा, ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है, चाहे बेटा पुरुष हो या फिर मादा, सब में चित्र ऐसे ही आएगा, पूरा का पूरा, ना आएगा आधा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा चित्र आपको मानव शरीर का बनाना है, उत्सर्जन तंत्र का, जिसमें ऊपर दो आपके किडनी होते हैं बेटा, किडनी जिसे आप हिंदी में वृक्क कहते हैं। उसके बाद ये वृक्क क्या करता है बेटा, ये मूत्र को मतलब अलग करता है और मूत्रवाहिनी से उसे मूत्राशय तक लेकर जाता है। यानी कि ये वो तंत्र है जहां पर, ये छोटा और नहीं हो रहा भाई, तो ये वृक्क है और ये मूत्राशय तक लेकर जाता है। मूत्राशय को इंग्लिश में बेटा हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जिसे आप नहीं कहते ओ प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, क्यों बोलते हो? क्योंकि मूत्राशय से हमें दिमाग में सिग्नल जाती है कि टंकी फुल, चलो भैया इसे खाली करना है। तो ऐसी फीलिंग आती है किस वजह से? मूत्राशय की वजह से। मूत्राशय से मूत्र जो बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और जहां पर जाकर खुलकर ये सुसु बाहर आता है उसे हम मूत्र रंध्र, छोटा छेद होता है, मूत्र रंध्र कहते हैं। ये चित्र बहुत जरूरी है, ये बनाना भी आना चाहिए, लेवलिंग करनी भी आनी चाहिए आपको। तो ये वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्र रंध्र, और ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर मेरे द्वारा चलाई गई ये वीडियो, ये समझाए गए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं कसम किसी चीज़ की दे नहीं रहा हूँ, पर आपको भी पता है वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, और आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे अंदर एनर्जी भर देता है। फिर लो ना और वीडियोस लो, जिस सब्जेक्ट का कहोगे उस सब्जेक्ट के लिए पूरी तैयारी के साथ वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को पूछना चाहिए, और तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, बट अगर मान लो टीचर से डायरेक्ट बात करने में, पूछने में डर लगता है आपको, तो बेटा मुझसे पूछ सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट का रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।